चलिए साथियों, शुरू करते हैं बायोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी हम केवल टू द पॉइंट और परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे ताकि आपका ध्यान केवल उन बिंदुओं पर केंद्रित रहे जो बार बार सवालों में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्व करने का कार्य करता है। यह तंत्र मुख से हो शुरू होकर होता है और गुदा यानी कि एनस तक फैला है। कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होकर गुदा तक फैला हुआ है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इसके मेन पार्ट्स यानी कि मुख्य भाग और उनके कार्य। मेन पार्ट्स और देयर फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की शुरुआत होती है माउथ से। कहाँ से? हम पेन चेंज कर लेते हैं। माउथ से शुरुआत होती है, ठीक है, जिसे हम माउथ कैविटी भी बोलते हैं। इसका जो कार्य है वो है भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होता है। और यहाँ पर ही हमारे मुंह में एक सलाइवा यानी कि लार होती है जो कि एमाइलेज एंजाइम जो कि भोजन में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। इसके बाद पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी, ठीक है। यह इसका कार्य क्या है यानी कि फंक्शन क्या है इसका? तो यह भोजन को मुंह से ग्रास नली तक पहुंचाने का यानी कि ईसोफेगस तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह वायु मार्ग और भोजन मार्ग के बीच में स्थित होती है। कौन? ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। बात करते हैं, इसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रास नली। क्या होता है? ईसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है कि यह भोजन को पेरिस्टलिसिस किसके द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? ये प्रक्रिया होती है पेरिस्टलिसिस, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा पेट में पहुंचाता है किसको? हम जो हम फूड एब्जॉर्व करते हैं उसको। यह जो नलिका है कौन सी? ग्रास नलिका। ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी बड़ी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली के बाद में जो भोजन है वो जाता है स्टमक में जिसे हम बोलते हैं आमाशय। यहाँ देख सकते हैं ये है आमाशय। गाइस टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी इररिलेवेंट चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ उन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। तो ग्रास नली के बाद में जो आता है भोजन जाता है वो जाता है स्टमक में। इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि यह पेट में भोजन को एसिड और एंजाइम को न, के पाचन में मदद करता है। क्या करता है? एसिड और एंजाइम के पाचन में मदद करता है। वन सेकेंड गाइस। स्टोमक स्टोमक क्या कार्य करता है? स्टोमक का कार्य है भोजन को एसिड एसिड और एंजाइम, ठीक है, एंजाइम इनको इनकी जो है वो मदद लेता है किसमें? पाचन में। अगर बात करें आमाशय में, इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है HCl और एक होता है पेप्सिन, ठीक है। HCl और पेप्सिन। HCl की बात करें तो यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को। और पेप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब भोजन आ गया स्टोमक में, तो स्टोमक में आने के बाद में भोजन कहाँ जाता है? भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो लगभग लंबाई है वो होती है 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसके बारे में हम अभी शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आता है भोजन जाता है, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देख सकते हैं आप, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर, ठीक है। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। इसका जो कार्य है वो पानी और खनिजों का अवशोषण करना, की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
अपशिष्ट भोजन को ठोस मल में बदलकर गुदा तक पहुंचाने का कार्य किसका है? यह है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब फिर आता है इसमें रेक्टम एंड एनस। ये जो पार्ट है ये रेक्टम और एनस का है। इसमें जो फंक्शन होता है इसका, यह जो वेस्ट होता है यानी कि मल को संग्रहित करने का कार्य करता है, यानी कि स्टोर करने का कार्य करता है, और एनस के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। रेक्टम में स्टोरेज होता है और एनस के माध्यम से मल को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन जो हमने देखा है। माउथ की बात करें तो माउथ जो है, माउथ से इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इसमें लार ग्रंथियां होती है, कौन सी? सलाइवा ग्लैंड। लार में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और भोजन का पाचन भी मुख से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार ग्रंथि मौजूद होती है जो कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को क्रिएट करती है, जिससे कि भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। फिर आता है ग्रसनी। ग्रसनी की हमने बात की थी, यह है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन को मुंह से ग्रास नली तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? ग्रसनी। ठीक है, यह वायु मार्ग और भोजन मार्ग के बीच स्थित होता है, यानी कि जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ से सांस आ रही है, छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, और जहाँ भोजन का मार्ग है उनके बीच में स्थित होता है क्या? फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी। फिर आता है इसके बाद में ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली। यहाँ देख सकते हैं ये ईसोफेगस है। ठीक है, ये जो है ये ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली है। इसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। गाइस, आप देख रहे होंगे कि यह एक तरीके से फूड पाइप की तरह है। ठीक है, यह एक तरीके से फूड पाइप की तरह है। तो हम ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। भोजन सीधे पेट में जाता है, किसके माध्यम से? ग्रास नली के माध्यम से। गाइस, यहाँ पर टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, फिर आता है आमाशय यानी कि स्टमक। पेट में स्टमक की बात करें तो पेट में भोजन को एसिड और एंजाइम की मदद से पचाने का कार्य करता है कौन? ये आमाशय। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है, ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है पेट में भोजन को एसिड और एंजाइम की मदद से पचाने का कार्य करता है कौन? स्टमक। ठीक है, अगर बात करें एसिड की तो यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के रूप में जाना जाता है। गैस्ट्रिक जूस के रूप में जाना जाता है किसे? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि स्टमक में मौजूद होता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। किसको? हानिकारक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको स्पॉइल करने काम करता है, उनको ख़त्म कर देता है, और अम्लीय माध्यम बनाता है। क्या? एसिडिक नेचर बनाता है, एसिडिक नेचर बनाता है। ठीक है, कौन? स्टमक में मौजूद HCl। ठीक, फिर आता है पेप्सिन। पेप्सिन की बात करें तो यह भी अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, यानी कि एसिडिक नेचर होता है इसका, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, एमिनो एसिड में तोड़ देता है। भोजन में जो मौजूद प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन, जो कि कहाँ होता है? आमाशय में। ठीक है, कहाँ होता है? आमाशय में। ठीक है, फिर एक बात करते हैं आमाशय में स्थित म्यूकस मेम्ब्रेन की, यानी कि म्यूकस झिल्ली की। यह पेट के अंदरूनी कोमल परत को गैस्ट्रिक जूस से बचाती है, यानी कि जो स्टोमक की जो लेयर होती है, इंटरनल सॉफ्ट लेयर होती है, उसको जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है जो कि हाईली एसिडिक नेचर है होता है, उससे बचाने का कार्य करती है कौन? म्यूकस झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ पे होती है? आमाशय के इंटरनल पार्ट में। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। यहाँ देख सकते हैं आप, आमाशय के बाद में जब भोजन की बात करें तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें यानी कि छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात करें तो इसमें इंस्पेक्टर मांसपेशियां होती है, यानी कि इंस्पेक्टर मसल्स होती हैं। पेट से छोटी आंत यानी स्टोमक से छोटी आंत में भोजन के जाने की अनुमति देता है कौन? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मसल। ठीक है, यह 7 से 8 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है?
छोटी आंत का सबसे मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि पाचन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। किसमें? भोजन का सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो यहीं पे होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम की। तो ये ड्यूडेनम क्या होता है? यह पित्त रस यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को भोजन को तोड़ते हैं। ड्यूडेनम में स्थित बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसको कंबाइंडली कह सकते हैं। ये ड्यूडेनम में प्रोसेस होती है। जेजुनम जेजुनम क्या होता है? जेजुनम में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है। छोटी आंत में स्थित जो जेजुनम होता है उसका मतलब उसका जो मेन फंक्शन होता है वो पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना होता है। ठीक है। फिर आता है इलियम। इलियम की बात करें तो यह जो शेष पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन तो जेजुनम में हो जाता है, लेकिन कुछ बच जाते हैं या फिर कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो इलियम में होता है। इलियम में होता है तो यहाँ देख सकते हैं कि शेष पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो इलियम में होता है। नेक्स्ट आता है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। गाइस आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पर ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक। तो बड़ी आंत जो है ये 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। आप देख सकते हैं कि छोटी आंत की जो लेंथ है वो तो है 7.7 टू 8 मीटर लंबी, और जो बड़ी आंत है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर लंबी है। यानी कि थोड़ा यहाँ यहाँ पे जो है वो अपोजिट है। ठीक है। भोजन से पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। गाइस यहाँ पर जो हर एक वर्ड है मैं इस लेक्चर में जो हर एक वर्ड को आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। किसी भी तरीके से इररिलेवेंट थिंग्स के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। हर एक चीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और टू द पॉइंट है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो है वो पानी यानी कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है। मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भोजन से पानी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। अवशिष्ट भोजन को ठोस मल में बदलकर गुदा तक पहुंचाता है। पानी जब एब्जॉर्ब हो गया तो जो भोजन बचा हुआ है यानी कि जो हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वहाँ पर जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड जो ठोस मल है, सॉलिड वेस्ट है, उसको उसमें बदल करके उसे एनस तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब आता है रेक्टम एंड एनस। ठीक है। यानी कि मलाशय और गुदा। तो यहाँ देख सकते हैं हम इस अगर फिगर में देखें तो यहाँ पर होता है एनस और ये होता है रेक्टम। ठीक है। ये होता है रेक्टम और ये होता है एनस। ठीक है। तो रेक्टम की बात करें तो यह अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने का कार्य करता है। स्टोरेज का कार्य कौन करता है? स्टोरेज का कार्य करता है रेक्टम। ठीक है। स्टोरेज कार्य करता है रेक्टम, और आगे जो एनस के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है कौन? एनस। ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कंबाइंडली फिगर है। ठीक है। ये देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अगर हम लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं पाचन में सहायक ग्रंथियाँ, यानी कि वे ग्लैंड्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड की यानी कि लार ग्रंथियों की। इसका जो कार्य है, मेन फंक्शन क्या है इसका, लार ग्रंथियों का? सबसे पहली बात तो हमने देखा कि भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे मुंह से ही सलाइवा के थ्रू भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो लार का निर्माण होता है, सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो लार का फॉर्मेशन करती हैं, जो भोजन को नरम करती हैं। क्या करती हैं? नरम करती हैं। और एमाइलेज एंजाइम द्वारा, कौन से एंजाइम द्वारा? एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च को पचाती हैं। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च होता है उसको पचाने का कार्य कौन करता है? लार करता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है। ठीक है। फिर आता है
यकृत यानी कि लीवर, यह जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। यह गहरे लाल भूरे रंग की होती है और यह पेट के दाहिने ओर स्थित होती है, यानी कि जो स्टमक होता है उसके राइट साइड में ये सिचुएटेड होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो बाइल जूस यानी कि पित्त रस, यानी कि जो पित्त रस होता है लीवर में से जो पित्त रस होता है वो फैट को तोड़ने में मदद करता है। यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है कौन? लीवर। इसमें कुफर सेल्स होती हैं। ये स्टार आकार की फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी के टूटने में सहायक होती हैं। लीवर की ही बात करें तो कुफर कुफर सेल्स, हेपोसाइट्स और बाइल जूस, ये तीन तरीके से मेजरली इसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन फंक्शंस होते हैं। तो कुफर सेल्स की बात की हमने तो ये स्टार आकार की, स्टार शेप की होती है, स्टार शेप की होती है। और स्टार शेप की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी के टूटने में मदद करती हैं। ठीक है। हेपेटोसाइट्स की बात करें, हेपेटोसाइट्स की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मुख्य पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। कौन सी? मेन पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं जो कि विभिन्न कोशिकीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। और बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस जो है लीवर द्वारा जो रिलीज होता है, किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा स्रावित होता है। यह बेसिक नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। और यह जो फैट होता है, फैट वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है वसा को। जो फैट होता है उसको बाइल जूस जो है वो छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है। फैट को तोड़ने का कार्य करता है बाइल जूस। यह आहार नली का हिस्सा नहीं है। ठीक है। यह जो हमारी जो आहार नली है, फूड पाइप है, उसका यह हिस्सा नहीं है। कौन? लीवर। ठीक है। बात करते हैं पेनक्रियाज की, यानी कि अग्नाशय। पाचन में सहायक ग्रंथियां जो है हमने बात की थी, लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर यानी कि यकृत। अब आता है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने वाले एंजाइम का स्त्राव करना। ठीक है। यानी कि उनका सेक्रेशन करने का काम करता है। जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को पचाने का, डाइजेस्ट करने का जो करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनका सेक्रेशन करने का कार्य किसका होता है? पेनक्रियाज ग्रंथि का। ठीक है। पेनक्रियाज ग्लैंड्स का। इसका यहाँ देख सकते हैं हम कि यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें तीन तरीके से एंजाइम्स होते हैं, तीन एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? गाइज, जो भी टू द पॉइंट है कंटेंट, जो भी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, वो सभी इस शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही 2-3 बार रिवाइज करना है और आप देखेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम जितने भी है उन सभी में आप इन क्वेश्चंस को फ्रेम होते हुए पाएंगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर इंप्रूव करने के लिए आप इस टॉपिक को बार बार देखिए। ठीक है। बात करें, हमने बात की थी अग्नाशय रस की यानी कि पेनक्रियाटिक जूस की, तो इसमें होता है अमाइलेज एंजाइम, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज की बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। लाइपेज की बात करें तो यह फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। किसमें? फैटी एसिड में। और ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें तो यह बेसिक नेचर में कार्य करता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। अमाइलेज की बात की हमने, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। लाइपेज की बात की तो यह फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन की बात की हमने तो यह बेसिक नेचर में होता है, होने को तो यह बेसिक नेचर में होता है और यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है। कौन? ट्रिप्सिन। जो कि कार्य हैं, जो ये कार्य करते हैं किसके माध्यम, किसमें? पेनक्रियाटिक जूस के माध्यम से, जो कि कौन रिलीज करता है? पेनक्रियास ग्लैंड्स। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथियां। अब आता है पित्ताशय, यानी सॉरी, फिर करते हैं बात हम विली की। विली जो है ये अंगुली के आकार के प्रक्षेपण, भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने में सहायक होती है। यानी कि जो सरफेस एरिया होता है किसमें, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं, जो भी ग्रंथियां होती हैं उनमें जो सरफेस एरिया होता है वो उंगली के आकार के बराबर, उंगली के आकार के अनुसार होता है, उंगली के आकार के बराबर होता है, कि जैसा होता है। और यह भोजन के अवशोषण के लिए मेनली यूजफुल होता है, क्योंकि भोजन का जब अवशोषण होता है तो वहाँ की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। कौन? विली। ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस की। ठीक है। गाइस, इसी में एक और आता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। आप देख सकते हैं
ये जो लीवर है यहाँ पर, ये छोटा सा जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। यह क्या कार्य करता है कि यह यकृत यानी कि लीवर से बनने वाले पित्त रस को स्टोरेज और केंद्रित करता है, यानी कि संग्रहित करता है और केंद्रित करता है। इसका कार्य क्या है गॉल ब्लैडर का? ये जो लीवर से जो पित्त रस यानी कि जो बाइल जूस बनता है, उसको स्टोरेज करने का और सेंट्रलाइज करने का कार्य करता है कौन? गॉल ब्लैडर। ठीक है। बात करते हैं पाचन प्रक्रिया की, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि इंजेशन, भोजन को मुंह से ग्रहण किया जाता है। फिर होता है इसका डाइजेशन यानी कि पाचन, भोजन को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ना। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्व यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका छोटी आंत द्वारा रक्त में अवशोषण होता है। फिर होता है विसर्जन यानी कि इजेशन, जो कि होता है अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना। तो ये इसका शॉर्ट हमने जो देखा पाचन तंत्र। ठीक है, तो अगर पाचन तंत्र को ऑर्डर वाइज समझें तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे शरीर में जो पाचन की प्रमुख शुरुआत है, जो फर्स्ट स्टेप है, कहाँ से भोजन पचना शुरू हो जाता है, कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, वो होता है मुख यानी मुंह। फिर जाता है ग्रसनी में। ठीक है, फिर जाता है ग्रास नली में। ठीक है, फिर जाता है स्टमक, ग्रास नली मतलब इसोफेगस। फिर जाता है स्टमक यानी कि आमाशय में। फिर जाता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जाता है भोजन बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जाता है रेक्टम, मलाशय, और फिर एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जो कि अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।